स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो लेसन में हम एक दूसरी तरह के सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उस सेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें तो इट इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर एक कंटेनर होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। और इस सेल में जिस इलेक्ट्रोलाइट का हमें केमिकल डिकम्पोजिशन कराना होता है उस इलेक्ट्रोलाइट को या तो उसकी मोल्टन स्टेट में या उसके एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हम उसको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है और उसके डिकम्पोज होने से हमें कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड्स पर नए सब्सटेंसेस फॉर्म होकर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग अ करंट थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट और डिसॉल्व्ड स्टेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को या तो उसकी मोल्टन फॉर्म में या उसके एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर हम लेकर उसमें इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है और दोनों ही इलेक्ट्रोड पर हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए NaCl मोल्टन स्टेट में जब हम NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेते हैं तो जब मोल्टन NaCl में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं एक तो सोडियम मेटल और एक क्लोरीन गैस। देखिए यहाँ पर मोल्टन NaCl में एक ही टाइप का कैटायन है यानी कि Na पॉजिटिव और एक ही टाइप का एनायन है यानी कि Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जब हम कैथोड की रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि कैथोड पर क्या हुआ, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन में जो कैटायन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ही जो एनायन होता है वो एनोड की तरफ मूव करता है और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये भी न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर जो भी रिस्पेक्टिव आयंस जो भी दोनों इलेक्ट्रोड्स पर पहुँचेंगे वो अपने चार्ज को रिमूव करेंगे और न्यूट्रल होंगे। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल होते हैं यानी कि उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं, और एनोड पर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके न्यूट्रल होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें कैथोड पर सोडियम मेटल और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होकर मिलेगी। अगर गैस है तो वो लिबरेट होगी और अगर कोई सॉलिड है जैसे कि मेटल कोई मिलती है तो वो हमें डिपॉजिट होकर वहाँ पर मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने अभी बात की थी, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर फैराडे ने
लॉज दिए जिनको बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर फैराडे ने 2 लॉज यहाँ पर दिए थे, जिसमें से हम पहले वाले को अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं कैथोड और एनोड पर, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका कितना मास हमें वहाँ पर मिल रहा है उस इलेक्ट्रोड पर, ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन स्टेट में या उसके एक्वा सॉल्यूशन में जो हम उस इलेक्ट्रोलाइट में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट हम उसके अंदर पास करा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा अमाउंट पास कराएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोलाइट में, तो हमें इलेक्ट्रोड्स पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, मतलब प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी, उसका मास ज़्यादा मिलेगा। और अगर कम पास कराएंगे तो उसका मास इलेक्ट्रोड पर हमें कम मिलेगा। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो मास है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। तो यहाँ पर W को अगर हम मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड को लेकर अगर बताते हैं तो यहाँ W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जहाँ पर Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के बजाय अगर हम यहाँ इक्वल टू वाला साइन यूज़ करते हैं तो फिर हमें एक कांस्टेंट यहाँ पर लेना होता है Z, यानी कि अब ये हो जाता है W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, जहाँ पर जो Z है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पर Q की फॉर्म जो कि Q इज इक्वल टू IT, यानी कि करंट इनटू टाइम, तो Q को जब हम यहाँ पर रखते हैं W इज इक्वल टू जेड क्यू, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्योंकि जो ये वैल्यू है यहाँ पर IT, इसको रखने पर हमें मिलता है W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो Z है उसको हम M/NF यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 कूलम के चार्ज से जो डिपॉजिट होने वाली अमाउंट है या लिबरेट होने वाली अमाउंट है सब्सटेंस की, उसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर जो कैपिटल M है वो उस सब्सटेंस का मोलर मास होता है, और N वो जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसके फॉर्म होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस वहाँ पर हुआ। F फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी हम जो नॉर्मली वैल्यू लेते हैं वो है 96500 कूलम। I ये करंट है जो कि एम्पियर में है, और जो यहाँ पर आप T देख रहे हैं ये टाइम, ये यहाँ पर टाइम है जो कि यहाँ पर हम सेकंड्स में लेते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में ये मिनट्स में या आवर्स में दिया है तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ही यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम जो सब्सटेंस है उसका कितना मास डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है इलेक्ट्रोड पर, ये हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं एक प्रॉब्लम इस पर। जैसे देखिए यहाँ पर है, अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? तो यहाँ पर
देखिए टाइम आपको मिनट्स में दिया था, जिसको हमने यहाँ पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लिया है। t इज इक्वल टू 600 सेकेंड, तो टाइम को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ। और अभी जो फॉर्मूला था q इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो q यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है सोल्यूशन में जो एंटर किया जिसने दिया गया उसको, तो वो आता है 1.5 इंटू 600 यानी कि 900 कूलम। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, यहाँ पर उसने कॉपर के मास के बारे में बात की है कि कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में दो तरह के आयंस हैं, एक कैटायन है कॉपर वाला और एक एनायन है सल्फेट वाला। तो यहाँ पर हम, क्योंकि कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा ये पूछा गया है, तो इसलिए हम केवल कॉपर आयन की ही बात करेंगे। तो कॉपर आयन जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो डाइवेलेंट है, Cu2 पॉजिटिव। तो जब कॉपर आयन कैथोड पर मूव करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और तब जाकर कॉपर हमें डिपॉजिट होकर मिलेगा, जो कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो इसके लिए देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अगर हम 1 मोल कॉपर आयन की बात करें तो 1 मोल कॉपर आयन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। और हमें पता होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है, और यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 फैराड चार्ज है। तो वो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके कूलम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू 96487 कूलम। देखिए जो फैराडे कांस्टेंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो यही है 96487 कूलम, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको 96500 कूलम भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है कॉपर, 1 मोल कॉपर आयन, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है, यानी कि 2 इंटू 96487 कूलम चार्ज जब सोल्यूशन में पहुंचेगा तब जाकर 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। 1 मोल मीन्स 63 ग्राम, यानी कि इसका मोलर मास। वैसे मोलर मास इसका कॉपर का 63.5 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम में 63 ग्राम यहाँ पर लिया हुआ है, ये इसका मोलर मास। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम इस सोल्यूशन में जिसमें Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं CuSO4 सोल्यूशन में, अगर इसमें हम 2 फैराड चार्ज यानी कि 2 इंटू 96487 कूलम चार्ज अगर हम देते हैं तब जाकर हमें 1 मोल कॉपर यानी कि 63 ग्राम कॉपर उसके मोलर मास के बराबर यानी कि 63 ग्राम, तब हमें वो इतना डिपॉजिट होकर मिलेगा। लेकिन अभी वो आप ऊपर देखिए हमने चार्ज कितना कैलकुलेट किया है 900 कूलम, यानी कि ये जो 63 ग्राम कॉपर है ये हमें जब मिल रहा है जब हमने 2 फैराड चार्ज उस सोल्यूशन में दिया होगा तब। लेकिन हमने चार्ज एक्चुअली इसको दिया कितना है 900 कूलम। तो अब ये सीधा सीधा यूनिटरी मेथड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 2 इंटू 96487 कूलम चार्ज को सोल्यूशन में प्रोवाइड करने पर 63 ग्राम कॉपर हमें डिपॉजिट होकर मिलता है, तो यहाँ 900 कूलम चार्ज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं अगर वो देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर 63 इंटू 900 अपॉन 2 इंटू 96487 कूलम, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 0.2938 ग्राम। यानी कि जितना चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं 900 कूलम, उससे केवल 0.2938 ग्राम ही डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर ये यूनिटरी मेथड लगा के हमने कि भाई इतने कूलम से 63 ग्राम है तो 1 से कितना और 900 कूलम से कितना करके ये हमने निकाल लिया। लेकिन इसके अलावा इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का
एक फॉर्मूले से डायरेक्ट मेथड है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया। W इज इक्वल टू M अपॉन NF, फिर इसके बाद है इंटू I इंटू टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोलर मास 63 कॉपर का, N कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 2। देन फ्रेड कांस्टेंट की वैल्यू 96487 एंड देन इनटू 1.5 इंटू 600। तो यहाँ पर फिर हमें ये 0.2938 ग्राम मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो भी आपको ये मिल जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी, और जो आपको अभी ऊपर बताया गया यूनिटरी मेथड का यूज़ करके पहले चार्ज कैलकुलेट करके कि कितना एक्चुअल चार्ज हमने सॉल्यूशन में दिया, उसके बाद फिर इक्वेशन से इंफॉर्मेशन लेकर कि 1 मोल के लिए कितना चार्ज लगा डिपॉजिट होने के लिए लगता है, उसके बाद फिर यूनिटरी मेथड लगा के तो वो भी कर सकते हैं, और फिर ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बताया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसके लिए हमें यहाँ पर I को 1 एम्पियर और T को 1 सेकेंड अगर हम पुट करें थर्ड इक्वेशन में, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी में, अगर हम I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखें तो आप देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Z या Z इज इक्वल टू W। तो Z मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड when a current of 1 ampere is passed through the electrolyte for 1 second। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। तो अब जैसे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल अभी समझाया, तो इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आप जो मैं प्रॉब्लम दी है उसको थोड़ा ट्राई करें। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले न्यूमेरिकल में निकल नाइट्रेट की बात हो रही है। निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है NiNO3 तो यहाँ पर उसने पूछा है कि व्हाट मास ऑफ Ni निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो देखिए यहाँ पर आयंस निकल आयन भी होगा, Ni आयन, और नाइट्रेट आयन भी होगा। तो हमें नाइट्रेट आयन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें उसने निकल के डिपॉजिट होने की बात पूछी है। तो इसलिए हम निकल आयन की बात करेंगे, और निकल आयन पर चार्ज कितना होगा वो आप NiNO3 को जब आप डिसोशिएट करके लिखेंगे तब आपको चार्ज पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Ni निकल आयन पर जो चार्ज आएगा वो 2 यूनिट पॉजिटिव आएगा, Ni 2 पॉजिटिव। तो अब आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो करंट दी हुई है I वो 0.5 एम्पियर है, और टाइम आपको आवर्स में दिया हुआ है 2 आवर्स। तो आपको उसको सेकंड में लेना पड़ेगा पहले यहाँ पर। तो ये सेकंड में हो जाएगा 2 इंटू 60 तो ये टाइम T आ गया आपके पास में। तो आप पहले यहाँ पर चार्ज निकाल लीजिए कि टोटल चार्ज उस मेटेलिक वायर से कितना पास हुआ, कितनी क्वांटिटी उसकी पास हुई। तो ये हो जाएगा यहाँ पर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो वहाँ से T अभी मैंने आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करके बताया कितना है, और I आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से आप टोटल चार्ज कितना उस मेटेलिक वायर से पास हुआ वो आपको मिल जाएगा यहाँ से Q। और उसके बाद में अब वो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन इस टाइम में उस वायर से पास हो गए। तो अब आप जो एक फार्मूला है वो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, Q इज इक्वल टू NE। Q जो चार्ज है जो पास हुआ उसमें मेटेलिक वायर में, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन E, यानी कि जो टोटल चार्ज
उस वायर से पास हुआ, उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब तीसरी वाली प्रॉब्लम में देखिएगा, यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 नेगेटिव, ये कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो देखिए इक्वेशन में आपको ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 नेगेटिव ये एक ही मोल दिया गया है, दिखाया गया है, तो ये रिएक्शन उसके 1 मोल के लिए ही आपको शो की गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके लिए कितना कूलम्स में कितना चार्ज चाहिए। तो आप देखिएगा कि Cr2O72 नेगेटिव 1 मोल दिखाया गया है इस इक्वेशन में, और इलेक्ट्रॉन जो गेन होते हुए दिखाई दिए गए हैं यहाँ पर वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैं मोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम डाइक्रोमेट आयन को 1 मोल बोल रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर 1 मोल डाइक्रोमेट आयन कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 6 मोल। तो 6 मोल में 6 फेरेड, यहाँ पर 6F। बस अब आपको उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? कूलम में। तो 6 इंटू 96500 कूलम। तो ये प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर ट्राई करिए, और इसकी तरह की और भी जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है वो भी आप अच्छे से ट्राई करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रॉब्लम तो कर ही लेंगे और बाकी और भी प्रॉब्लम्स आप कर लेंगे। तो इसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।